नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, वो है सोशल स्ट्राइक बाय स्टूडेंट। आज आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे जो स्टूडेंट का स्ट्राइक है वो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी कल नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हर कोई इस समय इसी मुद्दे पे बात कर रहा है कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आज इसी मुद्दे पे हम बात करने आए हैं। कल बहुत सारे बच्चों ने ट्वीट किया था और एक हैशटैग जो था स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ये इंडिया में सबसे पहले नंबर 1 पे ट्रेंडिंग किया। फिर आप सभी स्टूडेंट की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में भी नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा। ये एक क्या था, ये जो स्ट्राइक थी ये एक्चुअल में एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था, आक्रोश था सरकार के खिलाफ। और ये आक्रोश का आगाज कहाँ से हुआ? ऐसा था कि जितने भी छात्र थे, जितने भी टीचर थे वो भरे पड़े थे। उसकी जो सबसे प्रमुख वजह थी वो वजह थी बेरोजगारी। जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें लेट होना, उसका रिजल्ट ना देना, नियुक्ति नहीं देना, ये तमाम तरह की अनियमितताएं थी। और आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी हम इसमें क्लियर भी करेंगे। सबसे पहली बात कि इस मुहिम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। काफी लोगों के हमने नाम लिख लिए हैं, किसी का नाम छूट जाए तो पहले से ही माफी है। इस मुहिम की शुरुआत रेमो सर ने करी थी, फिर अभिनव सर ने एक वीडियो बनाई जो मिलियन में गई थी। इसके बाद स्टडी IQ गौरव गर्ग, खान सर बिहार वाले, नियोन क्लासेस, राकेश यादव सर, निखिल गुप्ता, नीतू मैम, विवेक सर, गगन प्रताप और मैथ मस्ती, टाइम्स कोचिंग ने भी बहुत ज्यादा मुखर होके इस पे आवाज उठाई थी। कल पैरामाउंट और आज पैरामाउंट के भी जो संस्थापक हैं, ठीक है, उन्होंने भी आज आवाज उठाई है। तो ये तो केंद्र सरकार के वो संस्थान हैं जो आपके एसएससी से बेसिकली जुड़े हुए हैं। ये सारे टीचरों के जो नाम हमने बताए वो ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं इनके एसएससी वाले हैं। इसके अलावा एसएससी और रेलवे के उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे ऐसे बड़े चैनल आते हैं जिन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज उठाई। उनके भी नाम हम आपको लेना चाहेंगे। पहला नाम है एग्जामपुर, ये सेंट्रल एग्जाम को भी देखते हैं, खासकर इनका जो चैनल बड़ा था वो यूपी के एग्जामों से बड़ा था। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल की भी तैयारी करवाते हैं। ये लगातार 15 घंटे तक इन्होंने करा था, ठीक है। तो इसके बाद से अंकित भाटी सर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, टारगेट विद आलोक, टारगेट विद PS परिहार, ये बार बार बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और पहले से भी मुखर होकर ये अपनी आवाज उठाते रहते हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट, एग्जाम क्रेकर, डिकोड एग्जाम, डियर गुरुजी और भी तमाम बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जिनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। सबको सॉरी है, आप लोग कमेंट कर देना जिसको मैं भूल गया हूँ। जिन्होंने भी अपनी आवाज उठाई सभी टीचरों को धन्यवाद है। और आज बहुत सारी चीजें हमने देखो लिख लिया है, काफी टीचरों के नाम हमने लिखे भी हैं। एक चीज बता देंगे, ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है, ये आंदोलन सबसे अच्छी बात है किसी पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है। पार्टी भावना से ऊपर उठकर सारे स्टूडेंट छात्र हित में बेरोजगारी के खिलाफ एक मुहिम को जुड़े हुए हैं और एक मुहिम तक इस आंदोलन को पहुंचा रहे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। एक चीज है, किसी ने बोला है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जिसे जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो गाइस, आप अगर शिक्षित हैं उसका प्रमाण भी देना आपको बहुत जरूरी है। आज भी मैं ये देख रहा हूं कि जब आप तैयारी करते हो, जब तक आपकी जॉब नहीं लगी रहती है तब तक आप सोशल मीडिया से बचते रहते हो। ये सही है कि सोशल मीडिया पढ़ाई में आपको बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी आवाज आप खुद बनो, अपनी आवाज उठाओ। ये सब सोचे बिना कि आप सोशल मीडिया पे कोई चीज लिखते हो, कुछ बोलते हो तो कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। आप ऐसे हजारों पोस्ट जो होते हैं जो लाइक करते हो, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप अगर जुड़े हो उससे संबंधित हो,
किसी धर्म से आप संबंध जुड़े हुए हो, आप जिसके फॉलोअर हैं उससे जुड़े हो, किसी गुरु से संबंधित हो, या बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड करते हो, तो क्या आप अपने लिए, खुद के लिए, अपने लाइफ के लिए, आने वाली भविष्य के लिए, क्या ऐसे जितने भी मोमेंट चल रहे हैं उसका समर्थन नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो आपको छात्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा आपको दिखना भी पड़ेगा, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ मुखर करें। आपके 100 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं, वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। आपके व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें आप लगाएं। और ये जो मूवमेंट है, कल एक हैशटैग काफ़ी ट्रेंडिंग में था, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, और ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में था, और इसमें बहुत सारे टीचरों ने भी योगदान दिया है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो टीचर हैं, काफ़ी लोगों के आरोप भी हैं कि टीचर ये मंदी के समय में एक साथ आए हैं, साथ चाहे जिस वजह से आए हैं। कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है जब लोग भरे रहते हैं, जब कोई ठोस वजह होती है, और यहाँ पे जो ठोस वजह है वो है बेरोजगारी, और ये जो डिमांड है वो हमें सरकार तक पहुँचानी है। और अच्छी बात ये है कि सरकार तक हमारी बात पहुँच भी रही है, क्योंकि सरकार के जो आईटी सेल है उसको जो देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो देखते हैं सोशल मीडिया का, उनका भी बयान आया था इस पे। तो ये जो है हमारी जो बात है वहाँ तक पहुँच रही है। इसके कुछ पॉजिटिव परिणाम भी आए हैं, वो भी हम आपको बता दें। एसएससी सीजीएल 2017 के बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग पेंडिंग थी, जिनकी स्क्रीनशॉट आप लोग देख रहे होंगे, जो आने शुरू हो गई हैं। सीजीएल 2018 के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई है कि इस दिन रिजल्ट होगा, ये एक छोटा सा उपलब्धि है। आज हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी मंगवाई है कि कितनी वैकेंसी खाली है। बिहार में दरोगा का मेंस का जो डेट है वो डिक्लेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे, यूपीएससी ने कैलेंडर जारी किया, आईबीपीएस ने, तो इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट तक आप लोग बने रहना, कुछ ऐसे डाटा हम आपको सामने लेके आए हैं जो आपको चौंकाने वाले हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं गाइस कि जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वो किन परीक्षाओं को लेकर हुआ है। सबसे पहला परीक्षा है एसएससी, और उससे भी बड़ी परीक्षा जो पेंडिंग है वो है आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए जो परीक्षा होती है वो परीक्षा। एक्चुअल में हुआ क्या है कि रेलवे में जो भर्ती एनटीपीसी की आई थी वो आई थी आम चुनाव से पहले, लोकसभा 2019 से पहले ये भर्ती आई थी, और लोगों ने भर भर के इसमें फॉर्म भरा था। लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, और इसकी रिवेन्यू जो है वो अरबों में है, जो गवर्नमेंट अपने पास रख ली है। उसमें बोला गया है कि 500 रुपया आप जमा करें तो हम, आप अगर परीक्षा देंगे तो 400 रुपया हम वापस करेंगे। पिछली परीक्षाएं जो रेलवे ने कराया था उसमें बहुत सारे लोगों के 400 रुपए वापस नहीं हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, और ये जो लूट है, इतना ज्यादा पैसा सरकार जो ले रही है, कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ के शिक्षा का फ्री, फेयर और सुगम्य होना बहुत जरूरी है। अगर आप एशिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्री को देखें, वहाँ पे जो शिक्षा है उसमें सबसे कम सरकार पैसा टैक्स लगाती है, सबसे कम टैक्स लगाती है, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो जापान हो, अदर भी और भी देख लें। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में शिक्षा पे 18% टैक्स है। आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, आपका जो बच्चा है एलकेजी यूकेजी में, कहीं कहीं पे जहाँ पे 1000 फीस है वहाँ पे आपको 180 रुपया देना है। अगर आपकी फीस लाखों में है, अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी और परीक्षा में है, तो उन्होंने जो फीस रखी है 18,000 जीएसटी, 18% जीएसटी आपको देना है। आप सोच के देखो कि जीएसटी शिक्षा पे इतना ज्यादा भारत में है, और आज तक इस मुद्दे पर किसी ने एक शब्द नहीं बोला, जो कि नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों की परीक्षा में, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट हैं, जो बॉडी है, वो पैसा नहीं कम करेगी। अगर 1 लाख उनकी फीस है, सरकार अगर आज 18% जीएसटी लगा रही है तो वो उसका 18% लेंगे। कल सरकार 30% जीएसटी लगाएगी तो वो 30% लेंगे, और 18,000 रुपये बहुत ज्यादा होता है। अगर एक आम लोगों के परिवार की हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे लोन लेके बड़े बड़े एजुकेशन में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए 18,000 जो इनकम है, गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी शिक्षा में जो सुधार है वो होना चाहिए।
बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार 3 भर्तियां बड़ी बड़ी करती हैं। एक यूपीएससी की भर्ती होती है केंद्र सरकार से, दूसरी बड़ी भर्ती होती है एसएससी की, और तीसरी बड़ी भर्ती होती है आईबीपीएस की। दो इसकी एजेंसी जो है यूपीएससी और आईबीपीएस बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, सारे एग्जाम का रिजल्ट देती है। आपको जान के हैरानी होगी, आईबीपीएस के साइट पे आप लोग चले जाना, आईबीपीएस का दावा है कि वो एक साल में, विगत एक साल में उन्होंने 1.45 करोड़ एप्लीकेशन लिए हैं, इतने बच्चों का रिक्रूटमेंट किया है और उसका फाइनल रिजल्ट अपने साइट पे पब्लिश किया है। ये एक जो है ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, स्वतंत्र बॉडी है, ये अपने स्तर से काम करती है और इनके जितने भी क्लाइंट है, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम के हो, इंश्योरेंस एग्जाम के हो, इवन इफ ये तो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी है वो भी बता रहे हैं कि अगर वो चाहें तो इनसे करवा सकते हैं। तो आईबीपीएस जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसीलिए टाइम बाउंड है। साथ साथ अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी पे जो पूर्णतया नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार में 2 सरकारें होती हैं। जैसे कि केंद्र सरकार जो बनती है उसमें जो एक जैसे पीएम है या बाकी और भी चीजें हैं, वो जो बनता है वो लोकसभा से बनता है, लोअर हाउस से बनता है। लेकिन यूपीएससी की जो कार्यप्रणाली में कोई भी बदलाव करना होता है तो उस पे जो मेन पावर होता है वो आपका राज्यसभा का होता है। राज्यसभा के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि एक रोटेशन के हिसाब से लोग आते जाते रहे। अगर आपका पूर्ण बहुमत है फिर भी हो सकता है पिछली गवर्नमेंट के कुछ लोग या और भी जिस स्टेट में जो चुनाव जीतते हैं उनके लोग उसमें रहते हैं। तो यूपीएससी में कोई चीज अगर बदलाव होता है तो उसका मुद्दा राज्यसभा में उठता है, जिसमें जो आपका लोकसभा की जो होता है उसका जो वर्चस्व होता है वो कम होता है। बात करते हैं एसएससी की। एसएससी इतना ढीला क्यों है? एसएससी सीधे आता है डीओपीटी मिनिस्टर के अंतर्गत, ठीक है, और ये सीधे सीधे पीएमओ और केंद्र सरकार में जो सरकार होती है लोकसभा में उसके अंतर्गत आता है। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि जब यूपीएससी और आईबीपीएस ये जितनी भी बॉडी है वो काम कर रही है तो एसएससी ये ढिलाई क्यों कर रही है? और जो उसके चेयरमैन हैं उनका क्या दायित्व है? वो आईएएस और इतने बड़े बड़े सचिव और ये पद छोड़ के वो यूपीएससी और इनके चेयरमैन बनाए जाते हैं। इतने अपनी आलिशान घरें उन्हें मिलती है, गाड़ियों पे लिखवा के घूमते हैं कि ये चेयरमैन है हम। तो इनके जो काम नहीं करते हैं उसकी कटौती क्यों नहीं हो रही है? इनके पेमेंट रोक दिया जाए, इनका प्रमोशन रोक दिया जाए, इनके किसी और पद पे ज्वाइनिंग ना हो। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक एसएससी में सुधार होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अन्य प्रदेश के होंगे, तो आप लोगों को ये है कि आप लोग अपने अपने प्रदेश का मुद्दा जरूर उठाएं। उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल हो गया और एक होता है आपका पुलिस विभाग। तो गाइस इसमें देखा जाए तो यूपी पीसीएस का भी जो रिजल्ट है काफी लेट लतीफ है और यूपी में भी बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग है। एई की परीक्षाएं हो के 5-5, 6 साल में रिजल्ट दे रहे हैं। एलटी ग्रेड की परीक्षाएं ये भरी पड़ी हैं, इनका कोर्ट केस ही नहीं खत्म हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 2016 दरोगा भर्ती अभी कोर्ट ये खेल रहे हैं। और इनकी क्या कमियां हैं, कमियां और सोल्यूशन दोनों हम बताएंगे आपको। यूपी ट्रिपल में जब से 3 सालों में, यूपी ट्रिपल में विगत 3 सालों में जितनी भी भर्तियां निकली हैं, एक भी भर्ती का फाइनल रिजल्ट आज तक यह आयोग देने में सफल नहीं हुआ है। किसी भर्ती का रिजल्ट रुका हुआ है, किसी की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, किसी का एग्जाम ही नहीं हुआ है, किसी की टाइपिंग रुकी हुई है। और जो इनके अध्यक्ष हैं कई बार ये बदले भी जा चुके, लेकिन इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। जो अध्यक्ष हैं वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते रहते हैं कि हम यूपी ट्रिपल के अध्यक्ष हैं, इस पद पे हैं, लेकिन इनके लिए कोई नहीं है कि भाई आप अगर नहीं करोगे तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तो सबसे पहले तो इन पे लगाम लगाना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस पुलिस भर्ती की। हालांकि पुलिस भर्ती में जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में अच्छा खासा भर्तियां किया है कांस्टेबल रैंक की, लेकिन दरोगा भर्ती आज तक एक सपना ही रह गया बच्चों का। 2016 में भर्ती आई थी, वो भी दूसरे सरकार के उसमें, और उसकी और इस सरकार में जो गलत नीतियां थी उसकी वजह से वो चाहे वो माइनस मार्किंग हो, चाहे वो एक जो आपका अदर जो बहुत सारी चीजें थी वो उस गवर्नमेंट में अलग थी, इसमें ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम
और बहुत सारी चीजें थी कि आपका नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 50% क्राइटेरिया। तो इन सब चीजों में फंसी रह गई और इसके लिए किसी को जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पाई है। ये सारी की सारी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं। और जो फ्रेश भर्ती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अध्यादेश जारी किया था कि जो वहाँ पे मतलब पुलिस की वो है कमी है, तो जो राज्य सरकार है वो हर साल लगभग उत्तर प्रदेश में 3000 भर्तियां करेगी दरोगा की, लेकिन आज तक उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आ रहा है कि 9000 कुछ भर्तियां वो करने वाले हैं, 9534, लेकिन अभी 2 से 3 बार उसके टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। तो अभी कब ये करेंगे? बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इस पे भी बात करना है। अब बात कर लेते हैं गाइस, कुछ प्रश्न है। सबसे पहली बात है, जो ये मुद्दे हैं, हम लोग क्या करना है कि जो केंद्र सरकार में जो हमारा एक मूवमेंट है उसको तो हमें लेके चलना है। स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ये तो लेके चलना ही चलना है। साथ साथ राज्य सरकार के जितने भी टीचर हैं, जितने भी चैनल हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों की संख्या करोड़ों में है। बहुत बड़े बड़े चैनल है, सबका नाम हमने बताया था, चाहे एग्जामपुर है, चाहे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, टारगेट विद आलोक हैं, या अंकित सर हैं, डिकोड एग्जाम है, टारगेट विद पीएस परिहार हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, इनकी अगर फैन फॉलोइंग देखा जाए तो करोड़ों में ये जाते हैं, ठीक है। और बच्चे यूपी में बहुत ज्यादा हैं। तो साथ साथ यूपी के भी जो भी मुद्दे हैं उनको भी हम लोग अपने चैनल से, जो यूपी के स्पेशली अपने बच्चे तैयारी करवाते हैं, वो उठाना जरूरी है। 3 ज्वलंत मुद्दा है और ये प्रश्न जो है कि इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए, हमें इस सिस्टम से चाहिए, और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हम इसके जवाब लेते रहेंगे। पहला है ऑनलाइन एग्जाम जो भी कराते हैं आप, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसका रिजल्ट आपको 1 सप्ताह के अंदर डिक्लेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये एक स्वप्न है। आईबीपीएस ऐसा विगत कई सालों से करता हुआ आ रहा है, और आईबीपीएस में भी जो बच्चों की संख्या होती है वो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे फॉर्म गिरते हैं। तो ये नहीं है कि ये चीजें नहीं हो सकती, बस इच्छा शक्ति की कमी है। तो एक तो पहली डिमांड ये है कि आपका जो एग्जाम है उसका एक टाइमिंग होना चाहिए, जैसे आईबीपीएस करता है कि आज नोटिफिकेशन निकलेगा, इस दिन प्री एग्जाम होगा, उस दिन मेंस एग्जाम होगा, इस दिन इंटरव्यू होगा अगर जिसमें इंटरव्यू है, और इस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी। इस तरीके से बाकी अदर भी जो है एग्जाम है उसको करवाने का एक वो मिलना चाहिए। दूसरा एक चीज है, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर की जाती है वो हर सेट में 5-7 कहीं 10-10 गलतियां करती हैं। क्या आपके पास कोई ऐसे पेपर सेट करने वाले लोग नहीं हैं जो 100 क्वेश्चन ढंग से सेट कर लें, या जो क्वेश्चन आप सेट करते हो उसको डिसाइड कर लें कि हाँ ये जो सोर्स है, एक ही क्वेश्चन पे आयोग भी सहमत है कि भाई एक ही क्वेश्चन के 2-2 उत्तर आ रहे हैं, तो आपको सोर्स भी दिखाना चाहिए कि हाँ हमने ये चीजें गलत जो आपको हम बता रहे हैं, जो आप मांग रहे हो, तो वो पहले तो क्वेश्चन जो सेट करते हैं उन पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप सही प्रश्न सेट करो। और इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ। सोल्यूशन ये है कि जो आप टेंडर निकालते हो किसी भी भर्ती के लिए, जो भी आपकी कंपनी आप रिक्रूट करते हो उसके लिए टेंडर होता है, उसमें अपने काम की तो आप सारी चीजें रखते हो कि हम इतना पैसे में आपको करना है, कम जो देगा उसको करना है, आपको ये करना वो करना है। उसमें आप एक लाइन ये क्यों नहीं जोड़ देते कि अगर आप 5% से ज्यादा जो ह्यूमन एरर होता है, 4-5% से ज्यादा अगर आप करते हो, या 1-2 क्वेश्चन जो भी है, जैसे मान के चलो 25 क्वेश्चन है तो उसमें 1 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन, जिसे ह्यूमन एरर को थोड़ा सा कंसीडर करते हुए उससे ज्यादा क्वेश्चन आप गलत करते हो, तो आपके पेमेंट में 10% 20% की कटौती की जाए। देखो आप कैसे ये क्वेश्चन ये गलत सेट कर देते हैं। पैसे की जहां बात आएगी, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, उनकी वहीं से उनकी चीजें खत्म हो जाएंगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, जितनी भी सरकारें हैं वो हम जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनको ये समझ रखा है कि जब भी वैकेंसी चुनाव आएगा उससे पहले वैकेंसी डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद से हमारी कोई दायित्व नहीं होगी। अगर हम सत्ता में आ गए तो फिर अगले साल उसको पूरा करेंगे, 4 साल 5 साल लगा देंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद है, और ये आप सारे स्टूडेंट, सारे टीचर, आपका जितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो आप वहां पे उठाइए कि ये कभी आप लोग देख के वोट मत करो कि किस सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली हैं। आप ये देखो कि किस सरकार ने किस भर्ती को निकाल कर उसको अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा कर दिया है। अगर
कोई भी भर्ती पूरा नहीं किया है तो उसको 0% मार्क दो, उसको वोट ही मत दो। अब धर्म और उन सब चीजों से ऊपर उठो, तभी बेरोजगारी का अंत होगा। केंद्र सरकार ने एनटीपीसी पे जो इतना बवाल मचा हुआ है, चुनाव से पहले 35,000 के आसपास भर्तियां निकाली थी, और ये वही केंद्र सरकार है जो पिछले एनटीपीसी की भर्ती थी उन्होंने भर्ती को कम भी कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी भर्ती निकली है वो कम नहीं हो सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। आपके जो सोच है उससे बहुत आगे सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे निकल रही है। आईएएस के एग्जाम के थ्रू सचिव लोग बनते हैं, आईएएस का एग्जाम निकालते हैं, यूपीएससी निकालते हैं, लेकिन सरकार ने एक ऐसा बैकडोर तैयार किया है कि अब डायरेक्ट बिना एग्जाम दिए लोग सचिव सीधे बनेंगे। ऐसे ही नायब तहसीलदार के लोग पीसीएस के थ्रू सेलेक्ट होते थे, अब नायब तहसीलदार के लोग सीधे आपके उससे रिक्रूट होंगे, संविदा पे रखे जाएंगे। उनको जब तक काम होगा तब तक रखेंगे, नहीं काम होगा तो उनको भगा दिया जाएगा। तो गई प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी एक मूवमेंट है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट जॉब को खत्म कर रहा है। और बहुत सारे, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले एक आपको नोटिस मिली होगी कि जो रसद विभाग है उसमें जितने भी पद ऐसे हैं उनको खत्म किया जाए। ठीक है, तो सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, सीमित होती जा रही हैं। तो चुनाव वाले मुद्दे पे मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ आपको उसी आधार पे चुनाव में वोट देना है। तो एक मुद्दा ये बनाना है कि अगर आपने भर्तियां पूरे 5 साल में कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हर सरकार यही करेगी कि जब वो खत्म होने होगा उसका कार्यकाल तो वो चुनावी लॉलीपॉप देगी, चुनाव में आपके 4-5 भर्तियां निकालेगी और वो भर्तियां फिर 4 साल तक अटकी रहेंगी, फिर जब उसका अगला चुनाव आएगा तब होगा। तो इन्होंने हर सरकार ने करा है, ऐसा नहीं है कि अभी जो एक सरकार केंद्र में है सिर्फ वही दोषी है, सब एक ही हैं। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर किसी ने भी ढंग से काम नहीं किया है। अब देखो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो है ट्विटर का लिंक। उस पे आपको जो ट्रेंड कराना है उसको आप लोग पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना उस चैनल को, मोर मैथमेटिक्स को। और उस पे जो अपने लिए यूपी के लिए जो हमारे तरफ से हैशटैग चलेगा वो है स्पीक अप फॉर यूपी SSSC वीडियो ज्वाइनिंग। ये ट्रेंडिंग में है, स्पीक अप फॉर यूपी SSSC वीडियो ज्वाइनिंग, ये ट्रेंडिंग में टैग है, इसको आपको यूज करना है। सबसे पहले आपको स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, ये आपका पूरा देशव्यापी है, इसको लगाना है। उसके साथ साथ आपको लगाना है स्पीक अप फॉर यूपी SSSC वीडियो ज्वाइनिंग, इसके साथ 2 और लगाने हैं, स्पीक अप फॉर यूपीएसआई एग्जाम, और एक और लगाना है स्पीक अप फॉर यूपी SSSC स्टूडेंट। तो ये 4 हैशटैग हैं, जैसे जैसे होगा हम अपने तरफ से करेंगे ही करेंगे। और सभी टीचरों से गुजारिश है जो यूपी से रिलेटेड या तो बैच पढ़ाते हैं या तो उनके पास यूपी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, आप लोग आगे आइए और यूपी के मुद्दे को भी आप लोग उठाएं कि यूपी में जो भी अनियमितताएं हैं उसको खत्म किया जाए। ये एक महा आंदोलन है और ये आग लगी है, और ऐसा नहीं है 1-2 दिन की आग है। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो उसी तरीके से धरती थी, उसमें बस एक गलती हुई थी कि उसका कोई एक सिंगल नेतृत्व नहीं था, इसका भी कोई नेतृत्व नहीं है। लेकिन उस समय न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न सोशल मीडिया था, न लोग कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन आज आप घर में बैठे, जैसे हम आपको कैमरे और मोबाइल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी आवाज सरकार तक, बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हो, आपसे जुड़े जितने भी लोग होते हैं उन्हें सतर्क कर सकते हो। तो वो चीजें ना हो, जितने भी हैं यूपी के लोग यूपी के लिए संगठित हो जाएं, बाकी अन्य राज्य के लोग हैं वो अन्य राज्यों के लिए संगठित हो जाएं, और सब लोग मिलके जो ये सिस्टम है उसमें सुधार की एक मुहिम की जाए। जो मोमेंट ये चालू हुआ है वो बेरोजगारी का है, जो मेन मोटो है, जो मेन हैशटैग लाइन है वो बेरोजगारी है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा उठाया गया है, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बड़े चैनल हैं वो आगे आए। यूपी में जितने लोग थे सबका हमने नाम लिया है, जिसका नाम छूट गया है उसके लिए सॉरी है, आप लोग कमेंट कर देना। और मैं चाहूंगा टीचरों से भी कि टीचर कोऑर्डिनेट करें और सब लोग एक मंच पर आकर यूपी के मुद्दे को, चाहे दरोगा भर्ती हो, चाहे यूपी SSSC के पेंडिंग रिजल्ट हो, चाहे पीसीएस में जो बहुत सारी अनियमितताएं हैं, 69 शिक्षक भर्ती है, एलटी ग्रेड टीचर है, बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बीडीओ, मंडी परिषद, युवा कल्याण अधिकारी, इन सब पे हम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि अभी आप बाहर नहीं जा सकते, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार भी सुनेगी। जब उसको ये लगेगा कि वोट बैंक की राजनीति जो छात्रों के साथ वो करते हैं, धोखा करते हैं,
दो ही हमारे छात्रों की सबसे बड़ी दो ही कमजोरी है। पहली कमजोरी ये है कि जब तक आपके पास जॉब नहीं होता है तब तक आप सोशल मीडिया से कटे रहते हो, जो कि सही है, लेकिन अब जब बात सर्वाइवल की है, हक की लड़ाई की है, तो आप मुखर होके व्हाट्सएप फेसबुक पे अपनी बात को रखिए। दूसरा एक ये होता है कि जब चुनाव से पहले जब कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जब वो भर्ती निकालती है तो उसके दिमाग में होता है कि युवाओं को तो हम हर बार ऐसे ही वो कर लेंगे। ये जिस दिन राजनीतिक पार्टियों के दिमाग से हट जाएगा वो उसी दिन से ये सिस्टम सुधरेगा। इसकी एक झलक बता रहे हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर एक बार कोई भी पार्टी शिक्षा पे बात करने लगती है तो दूसरी पार्टी की मजबूरी हो जाती है शिक्षा पे बात करना। मध्य प्रदेश सरकार में जो पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने प्राइवेट में आरक्षण देने की बात की थी। अब जो दूसरी विपक्षी पार्टी है वो शिक्षा पे ही बात कर रही है, चाहे नीट एग्जाम में बस की बात हो या अदर एग्जाम के। तो अपने प्रदेश में जब ये बात होने लगी कि वोट बैंक और राजनेताओं के ऊपर तक बात आएगी तो वो लोग इस चीज को समझेंगे और एक बार जब विपक्ष मुखर होगा तो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये एक बेरोजगारी का मुद्दा उभर के आएगा। जैसे बाकी सेंसिटिव मुद्दे उभर के आते हैं वैसे ये भी मुद्दा उभर के आएगा। चलो भाई, सबको जय हिंद है, जय हिंद जय भारत। इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना, ट्वीट करते रहना। अब जो देश का बेरोजगारी का मुद्दा है उसको उठाने के साथ साथ आप लोग उत्तर प्रदेश के भी जो युवा हैं उसकी आवाज आप लोग खुद बनो, जो उत्तर प्रदेश के टीचर हैं, जो लोग हैं। सबको बाय बाय है, टेक केयर है, जय हिंद।